हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल, आईटीआई और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम सुपर डुपर चल रही होगी। क्या बात है सर। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, क्योंकि आज की सेशन जो होने वाली है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सर। हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सर होगी। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, इस क्लास से जुड़ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और सर क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश, जी हाँ गाइज, स्टडी विथ रितेश लिख लेंगे सर, स्टडी विथ रितेश और बिहार एकेडमी, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से सर आप सभी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर डेली क्लासेस का, जी हाँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पीडीएफ को लेकर यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है गाइड। तो एक बार इस सेशन को शेयर आप लोग कर दें और लाइक कर दें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए, क्या बात है सर। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है और सभी छात्र आंसर करेंगे। क्या बात है सर। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे फास्ट, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सेशन होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट भी से। तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग खरुष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, मोडी लिपि या नागरी लिपि। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग आंसर यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मणी लिपि को कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी किसे माना जाता है? जी हाँ, यानी लिपियों का जननी किस लिपि को कहा जाता है? बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग यहाँ पे। लिपियों की जननी, तो वेल्डन बच्चों, यहाँ पे लिपियों की जननी और कोई नहीं, ब्राह्मणी लिपि ही होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछ दिया गया है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि लिपियों का जननी किस लिपि को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी लिपि को कहा जाता है। चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग नोट करते हुए अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे सभी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? यानी प्रारंभिक काल को, शुरुआती काल को आचार्य शुक्ल जी ने किस काल का नाम दिया था? बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप सभी बच्चे। जी हाँ, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिंध सामंत काल। बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग यहाँ पे, क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। जी हाँ, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आदिकाल, यहाँ पे आदिकाल की भी बात की जा रही है, ऑप्शंस में दी गई है, तो अगर पूछ दी जाएगी कि हिंदी साहित्य के किस लेखक के द्वारा आदिकाल का नाम दिया गया था? जी हाँ, तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। जी हाँ, ये भी काफ़ी अच्छे मशहूर या लेखक भी हैं जो कि आदिकाल का नाम इनके द्वारा ही दिया गया था। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक और काल आ गई, वो है वीर काल। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि हिंदी साहित्य के किस लेखक के द्वारा वीर काल का नाम दिया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे उनका नाम था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। जी हाँ, तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल का नाम दिया गया था। जी हाँ,
तो ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों लिखवाए जा रहे हैं एनी हाउ आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे, और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी थाई, और ऑप्शन डी ठेस। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी यहाँ पे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। प्रेमचंद की इसमें से एक रचना है वो है पंच परमेश्वर, और इसका प्रकाशन यानी इस कहानी को लिखा गया था 1916 में। जी हाँ, तो आप लोग ईयर भी लिख लीजिएगा, 1916 में प्रेमचंद जी के द्वारा पंच परमेश्वर कहानी को लिखा गया था, और पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी का पहली कहानी थी। जी हाँ, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहली कहानी प्रेमचंद्र जी की कौन सी थी, तो आप सभी का क्या यहाँ पे उत्तर रहेगा बच्चों? तो पंच परमेश्वर। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली कहानी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे पंच परमेश्वर। जी हाँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात यहाँ पे की जाए, उसने कहा था, ये किनके द्वारा लिखा गया था यह कहानी? तो इनका भी नाम आप लोग लिख लीजिए, ये भी काफ़ी मशहूर यहाँ पे लेखक रह चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद थाई की अगर बात की जाए तो यह भी कहानी विश्वम्भर नाथ कौशिक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखवाया जा रहा है आप लोग एनी हाउ इसको नोट करते हुए अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके बिहार पैरामेडिकल एग्जाम में बच्चों यहाँ पे लेखक से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठेस की अगर बात की जाए तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आप सभी लोग बताएंगे मेला आंचल। जी हाँ, यहाँ पे लेखक और यहाँ पे शीर्षक की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं एक और शीर्षक लिखता हूँ, मेला आंचल। ये किनके द्वारा लिखा गया? तो क्या आप सभी लोग बता पाएंगे इसका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? मेला आंचल किन लेखक के द्वारा लिखा गया था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, बताइए बिल्कुल फास्ट आप लोग। अगर जो भी स्टूडेंट बताना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट करेंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि मेला आंचल ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ही लिखा गया था, और मेला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, पद्मश्री पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है आपके पेपर में कि आप अगर आपसे पूछ दिया जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी मेला आंचल उपन्यास को लिखे थे, तो उसके लिए उनको कौन सी उपाधि मिली थी? जी हाँ, तो आप सभी का क्या यहाँ पे आंसर रहेगा? तो जी हाँ बच्चों, पद्मश्री उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बताएंगे आप सभी बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। जी हाँ, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग क्या कहलाता है, यानी कौन सा युग कहलाता है? भारतेंदु युग, शुल्क युग, त्रिवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप सभी आंसर। यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर? वेल डन बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग हमारा कौन सा युग था? तो भरतेंदु युग था। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, आपसे ये पूछ दी जाए कि आप सभी लोग बताएंगे कि भरतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन थे? जी हाँ, तो आप लोग याद रखेंगे भरतेंदु युग के प्रमुख लेखक यहाँ भरतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। जी हाँ, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि आप सभी लोग बताएंगे कि भरतेंदु युग का श्रेय किन लेखक को जाता है? तो यहाँ पे किन को श्रेय जाता है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शुल्क युग की बात की जा रही है, तो शुल्क युग के प्रमुख रचनाकार कौन थे? बताएंगे बिल्कुल फास्ट। आप सभी लोग जानते होंगे शुल्क युग को बच्चों यहाँ पे छायावादी युग भी कहा जाता था, ठीक है, छायावादी युग।
तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ दी जाएगी कि छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन थे, तो आप लोग लिख लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बच्चों त्रिवेदी, तो आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। इनका पूरा नाम क्या था, तो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ये लोग यहाँ पे शुल्क युग मीन्स छायावादी युग के ये लोग कवि कहे जाते थे, जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद त्रिवेदी युग की अगर बात करूं तो त्रिवेदी युग के महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी थे। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इनका नाम ये भी काफ़ी मशहूर ये लेखक थे, महावीर प्रसाद त्रिवेदी। जी हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदी के साहित्यकार, जी हाँ, यानी हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे जिनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे नाम आएगा बच्चों महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी की ही। इनको यहाँ पे आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यह हिंदी साहित्यकार के सबसे पहले लेखक थे, सबसे पहले रचनाकार थे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले आचार्य की उपाधि से सम्मानित किनको किया गया था, तो महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप सभी को बतानी है, हिंदी में सबसे पहले कौन सा पत्र यानी कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रकाशन हुआ था, उस न्यूज़पेपर का नाम आप सभी को बतानी है। ऑप्शन ए है सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उतंड मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग आंसर, यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी के जो सर्वप्रथम यहाँ पे पत्र था उसका नाम यहाँ पे उतंड मार्तंड था, और इसकी प्रकाशन बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर ये भी पूछ दिया जाएगा कि जगह कौन सा था, तो आप लोग ये भी लिख लीजिए बच्चों, यह कोलकाता में इसकी प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उतंड मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसमें आपसे पूछी जा रही है, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी है। जी हाँ, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है आकाशदीप, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी इंदुमती और ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग आंसर, यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी इंदुमती था। ठीक है, अगर बात की जाए आप सभी से कि आप लोग बताएंगे इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा यह कहानी को रचित की गई थी। किशोरी लाल गोस्वामी, आप लोग लिखते चलिएगा राइटर का नाम बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, आकाशदीप की अगर बात की जाए, आकाशदीप के राइटर कौन थे यह कहानी के, तो जयशंकर प्रसाद जी, आप लोग राइटर से रूबरू हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे रानी केतकी की कहानी की अगर बात की जाए, तो यह किनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, इनके रचनाकार कौन थे, तो आप लोग लिख लीजिए ईसा अल्लाह खां के द्वारा इस रचना को लिखा गया था। ठीक है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन भी हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट करते हुए अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको बतानी है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि किसे कहा जाता था। जी हाँ, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि किन्हें कहा जाता था, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि वो कौन है बताइए आप सभी। तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि यहाँ पे सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास।
ठीक है, प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी VVI, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का बच्चों ये क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा गया है आपसे कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा किनके द्वारा लिखा गया था हिंदी में। बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शनों की ओर मूव करते हैं। तो ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, बताइए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। जी हाँ, राजेंद्र बाबू की यह आत्मकथा कितने ईस्वी में लिखी गई थी? तो आप लोग ईस्वी भी लिख लो, 1946 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई थी अपनी आत्मकथा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताइए बिल्कुल फास्ट आप लोग, ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा होगा, ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी कंठ। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी, उच्चारण स्थान क्या होगी ग की। तो अगर आप सभी बच्चों अगर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। हाँ बच्चों, यहाँ पे कंठ वर्ग की श्रेणी में ग आती है, इसलिए ये कौन सी इसकी हो जाएगी उच्चारण स्थान, तो कंठ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आप सभी लोग बताइएगा कि द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, द पे बतानी है द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन आप सभी बताएंगे, कपाल का समानार्थी शब्द है। जी हाँ, कपाल का समानार्थी शब्द क्या होगा। अर्थात पर्यायवाची शब्द आपसे पूछी जा रही है। मैं आप लोगों को बता रखा हूं बच्चों कि आपके क्वेश्चन में समानार्थी शब्द भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग समझ जाना कि ये आपसे पर्यायवाची शब्द की चर्चा कर रही है, पर्यायवाची शब्द पूछ रही है। तो बताएंगे कपाल का यहाँ पे क्या होगा, अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग। लेकिन दोस्तों ये 10th नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे छूट गई है, आप लोग इसमें लगा लीजिएगा कि समानार्थी शब्द नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था यह क्वेश्चन, बट यहाँ पे नहीं, छूट गया है। तो अब आप लोग बताएंगे कपाल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसकी क्या होगी करेक्ट आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। कपाल का समानार्थी शब्द अदृश्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खप्पर, भाग्य और माथा ये तीनों कपाल का समानार्थी शब्द होता है, लेकिन अदृश्य नहीं होगा। अदृश्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि अदृश्य का समानार्थी शब्द यहाँ पे होता है गायब। जी हाँ, गायब हो गया, अदृश्य हो गया, गुप्त हो गया, विलीन हो गया, ओझल हो गया, ये सभी यहाँ पे अदृश्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अदृश्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनदेखा भी आप लोग लिख सकते हैं, 3-4 आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, विलीन लिख लीजिए, अदृश्य का, ये सभी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं छूट गया था आपके क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं लगा लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। यहाँ पे ऐसे पूछ रहा था कपाल का समानार्थी शब्द है, तो कपाल का समानार्थी शब्द तो बच्चों यहाँ पे तीनों होगा ना, बट यहाँ पे ऑप्शन तो एक ही कोई यहाँ पे टिक आउट करनी होगी आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगाकर ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, तो समझ गए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और बताएंगे बिल्कुल फास्ट, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी। ऑप्शन ए है कमायनी, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी झरना और ऑप्शन डी आंसू। बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कमायनी है, जिसकी यहाँ पे प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुई थी। और अगर बात की जाए यहाँ पे लहर, झरना और आंसू की, तो ये भी बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही ये रचना थी।
ठीक है, इनके द्वारा ही यह रचित यह कहानी है, यह उपन्यास है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी तीनों इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, इसके यही लेखक हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और तो आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारी सी क्वेश्चन और बताएंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग, हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? जी हाँ, हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा गया है? बिल्कुल फास्ट कहेंगे। ऑप्शन ए है अबुल रहमान, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी पुष्पदंत। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग आंसर। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू जी को माना गया है। जी हाँ, ये बहुत ही यहाँ पे फेमस रचनाकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर प्रमुख विशेषताएं की अगर हम लोग बात करते हैं, जी हाँ, और स्वयंभू की बात की जाए तो स्वयंभू बच्चों ये और कोई नहीं, इनका पहला नाम महर्षि वाल्मीकि जी है। जी हाँ, इन्हीं को यहाँ पे स्वयंभू नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि भी दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में, इसीलिए कंफ्यूज ना होंगे। इन्हीं को बच्चों यहाँ पे स्वयंभू से जाना जाता था। ठीक है, जी हाँ, और अगर आदि कवि की बात की जाए तो आदि कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा आदि कवि किन्हें कहा जाता था, कौन है, तो आप सभी का यहाँ पे जवाब आनी चाहिए बच्चों, महर्षि वाल्मीकि उप स्वयंभू जी। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे आदि कवि के भी नाम से ये विख्यात हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी महाग्रंथ की रचना भी की गई थी, जो कि आप लोग जानते हो, रामायण। जी हाँ, इन्हीं के द्वारा यह रचित यह ग्रंथ है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के तो ये भी बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे महाप्राण कहा गया है? जी हाँ, महाप्राण का दर्जा किन्हें दिया गया है, किस कवि को दिया गया है, किस लेखक को दिया गया है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन ए है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन सी निराला जी और ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी, महाप्राण किस कवि को कहा गया है? बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाप्राण यानी महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अपनी कविताओं में अधिक करने के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी, जी हाँ, इनका पूरा नाम यहाँ पे क्या है आप सभी को पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी मीन्स निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगी बच्चों। VVI महाप्राण कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बताइए बिल्कुल फास्ट, यह सूर्य का परिवाची नहीं है। जी हाँ, सूर्य का परिवाची इसमें से कौन नहीं होगा? दिनकर, सविता, केसरी, भास्कर। बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? सूर्य का परिवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, भास्कर हो गया, सविता हो गया, दिनकर हो गया, यह हमारा सूर्य का परिवाची शब्द है। ठीक है, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केसरी यहाँ पे सूर्य का परिवाची नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केसरी का अर्थ ही होता है शेर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेर का बताएंगे क्या होगा परिवाची शब्द, तो सिंह हो गया, वनराज हो गया, ठीक है, उसके बाद पशुराज हो गया, ये आपका केसरी का यहाँ पे परिवाची शब्द हुआ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी बच्चों आपके स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए बिल्कुल फास्ट। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राजकुमार वर्मा और नामवर सिंह। जी बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? शतरंज के खिलाड़ी किनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था? बिल्कुल फास्ट बताइए आप सभी। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा यह कहानी को लिखा गया था। जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप सभी लोग बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? जी हाँ,
बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिली थी वह किस रचना के लिए मिली थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दी गई थी? ठीक है, तो आप लोग उस रचना का नाम आप लोग बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना दोस्तों, मैं देखूंगा कितने % बच्चे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट।